तो लगता है आपके एक सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछ लिया, कई बार पूछ लिया कि सर लॉकडाउन में कटिंग कहाँ करवाई आपने। तो भैया ये जो कटिंग है ये घर पे ही किया गया प्रयोग है, और आप भी अगर चाहो तो आप भी ये प्रयोग कर सकते हो अपने भाई बहन से या माता पिता से, या अगर विवाह हो गया हो तो अपनी धर्मपत्नी से भी ये प्रयोग आप करवा सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये प्रयोग सफल ही हो सकता है कि आप ये प्रयोग करो और आपके सिर पे चंबल नदी घाटी में जो बीहड़ बने हुए हैं, जिसको हम डांग एरिया बोलते हैं, वैसे बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण हो जाए। खैर वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और अभी वैसे भी लॉकडाउन लंबे समय तक चलने वाला है, तो प्रयोग कर लेना, क्योंकि लॉकडाउन बंद होते होते वो बीहड़ भूमि वापस से अच्छे मैदानों में ही परिवर्तित हो जाएगी। तो वापस हमारे टॉपिक पर ही आ जाते हैं, और हमारा जो विषय चल रहा था वो राजस्थान के फिजिकल डिवीज़न में पूर्वी मैदानी क्षेत्र कंप्लीट हो गया था, और अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र के बाद हमको बात करनी है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है ये वाला भाग। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये राजस्थान का पठारी भाग है, पठारी क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कोटा डिवीजन या कोटा संभाग इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि कोटा संभाग में ही ये 4 जिले आते हैं। कौन से? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। अब इसको हम देखो किस नाम से जानते हैं इस क्षेत्र को। तो पहले तो मैं ये बनाता हूं दिशा राजस्थान की। ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, ये हो गई उत्तर, और ये हो गई पश्चिम। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र राजस्थान के किस दिशा में आ रहा है? दक्षिण और पूर्व में। तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। यहां लिख लेते हैं इसके क्या क्या नाम है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। यहीं पर इस भाग में कभी हाड़ा चौहानों ने शासन किया था, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाड़ौती का पठार, क्योंकि हाड़ा चौहानों का यहां शासन रहा, तो इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसके अलावा इसको पाथर भी कहते हैं, पाथर, और ऊपर माल भी बोल दिया जाता है। हालांकि ऊपर माल जो है वो मुख्य रूप से हम जानते हैं, यदि पर्टिकुलर हम जगह की ही बात करें तो भीलवाड़ा से और चित्तौड़ का जो पठारी क्षेत्र है उसको बोलते हैं ऊपर माल का पठार। कौन सा? ये है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में एक जगह है बिजोलिया। ये है चित्तौड़, चित्तौड़ में एक जगह है भैंसरोडगढ़। तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, अगर स्पेसिफिक बात करें तो उसको हम बोलते हैं ऊपर माल का पठार। लेकिन इस पठार को भी जो हम पढ़ रहे हैं इसको भी हम ऊपर माल या पाथर या हाड़ौती या राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र बोलते हैं, जिसका मुख्य रूप से राजस्थान के इन 4 जिलों में विस्तार है। इसके अतिरिक्त भी और जिलों में विस्तार है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मुख्य रूप से। अब ये पठार क्या है तो इसके संबंध में पहले के वीडियोस में मैं बता ही चुका हूं आपको। हल्का सा आपको रिमाइंड करा देता हूं कि ये जो आकृति है ये है पठार की। पठार मैंने आपको बताया था कि समतल से, यानी जो मैदान होते हैं उन मैदानों से ऊपर उठे हुए होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि इनकी सी लेवल से जो एवरेज हाइट हम लेते हैं 300 से 600 मीटर लेते हैं। एवरेज हाइट यानी पूरा जो स्थान है उसकी एवरेज हाइट। बाकी तो पठार है 600 मीटर से भी हमको ज्यादा ऊंचे मिलते ही हैं। ध्यान आ गया ना? ठीक है, वापस हमारे पॉइंट पर आ जाते हैं। अब जो हम राजस्थान के इस पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसकी कुछ विशेषताओं, इसकी सीमाओं और जो मुख्य मुख्य विषय हैं एक बार पहले उनकी बात कर लेते हैं और फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया ये जो पठारी क्षेत्र है ये है हमारा ये वाला मुख्य रूप से, है ना। और इससे पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं कि ये आता है आपका मेवाड़ का मैदान, इसी को बोलते हैं ना मेवाड़ का मैदान। और हमने इसी को कहा था, क्या कहा था? माही बेसिन। ध्यान आ रहा है? तो अगर यहां से हम दिशा देखें तो इस मेवाड़ के मैदान से पूर्व दिशा की ओर, या यूं बोल सकते हो मेवाड़ के मैदान से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। तो मेवाड़ के मैदान से पूर्व दिशा की ओर या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार स्थित है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, हम इस पठारी क्षेत्र को बोलते हैं संक्रांति प्रदेश। क्यों बोलते हैं मैं समझाऊंगा।
संक्रांति प्रदेश, अरावली सीरीज और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का संक्रांति प्रदेश। क्यों? ध्यान दो, अरावली सीरीज मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी ये समझाने के लिए। तो ये अरावली सीरीज झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, पाली का कुछ भाग और नीचे जाके ये फैल गई। ये अलवर, दौसा, जयपुर, बीच में संकरी हुई और फिर नीचे जाके ये फैल गई। ये तो है अरावली सीरीज, ठीक है। यहां नीचे आओगे मध्य प्रदेश में तो यहां पर है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला और इस अरावली सीरीज के बीच में ये है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, या जिसको हाड़ौती का पठार या पाथर या ऊपरमार बोल रहे हैं। तो ये इन दोनों के बीच में है, अर्थात इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इसीलिए हम इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को कहते हैं अरावली श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत के बीच का संक्रांति प्रदेश। आई बात समझ में? ठीक है, कुछ और बात करते हैं कि ये जो पठारी क्षेत्र है राजस्थान का, इसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% भाग है। यानी राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 6.89% भाग पर यह पठारी क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो आर्कियन युग में हुआ था। ये पहले के वीडियोस में भी हालांकि मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक बार रिमाइंड हो जाए सारी चीज, इसीलिए मैं यहां पर ये लिख रहा हूं ताकि और डिटेल से आपको बाकी सारा सब पढ़ा सकूं। तो आर्कियन युग में इसका निर्माण हुआ था, और ये प्राचीन कौन से भाग का अवशेष है? तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड। और वैसे भी राजस्थान के 4 ही भौतिक विभाग हैं, पढ़ चुके हम। एक तो कौन सा भौतिक विभाग है? थार का डेजर्ट, ये वाला। एक कौन सा है? ये अरावली सीरीज, ये वाली। एक कौन सा है? ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये वाला, जिनके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हमारा केवल पठार पढ़ना शेष रह गया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि राजस्थान के ये 4 भौतिक विभाग हैं, इनमें से 2 गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं और 2 टेथिस सागर के अवशेष हैं। जो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं वो कौन से हैं? वो उठे हुए भाग हैं। उठे हुए भाग यानी अरावली और पठार। तो ये दोनों, तो ये और ये तो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। इसके अलावा मैदान और मरुस्थल, मैदान ये वाला मैदान और ये वाला मरुस्थल, ये किसके अवशेष हैं? टेथिस सागर के अवशेष हैं। तो 4 भाग हैं, 4 में से 2 गोंडवाना लैंड के, 2 टेथिस सागर के। अब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ रहे हैं तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और आर्कियन युग में इसका निर्माण हुआ। क्लियर यहां तक? ठीक है साहब। थोड़ी सी और बात करते हैं इसके संबंध में, इनको तो मैं हटा देता हूं। और अब एक बार देख लेते हैं कि इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड और गहन चर्चा करते हैं। अब अक्षांश और देशांतर क्या है ये तो पिछले वीडियोस में देख लेना भैया, अब मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा। और ये गोंडवाना लैंड और ये टेथिस सागर ये सब क्या था ये भी पिछले वीडियोस में देख लेना आप। अक्षांशीय विस्तार की मैं बात कर रहा हूं तो यहां से निकलती है एक अक्षांश रेखा, ये रेखा है 23 डिग्री 51 मिनट। एक और अक्षांश रेखा यहां से निकलती है, रफली लाइन खींच रहा हूं, अक्षांश एग्जैक्ट बताऊंगा, ये यहां से, ये है 25 डिग्री और 20 मिनट। इसका मतलब राजस्थान के इस हाड़ौती के पठार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश में 25 डिग्री 20 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है। देशांतर विस्तार की बात करें तो ये रफली मैं देशांतर विस्तार की ये लाइन खींच रहा हूं, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो, इधर उधर एडजस्ट कर लेना भैया, है ना। ये देशांतर हो गई, एक और देशांतर की लाइन यहां पर मैं खींचता हूं, ये हो गई ये। तो ये इसका देशांतरीय विस्तार है। कहां से कहां तक? तो 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री और 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है। अब यहां पर ये कई बार हमको पता है ऐसे नहीं पूछता कि 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अर्धांश में 25 डिग्री 20 मिनट तक उत्तरी अर्धांश तक, ऐसे नहीं पूछता। कई बार इनका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं। किनका डिफरेंस बात कर रहा हूं मैं? इसके और इसके डिफरेंस की। तो डिफरेंस का मतलब घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो किस में से किसको घटाना पड़ेगा? 25 डिग्री 20 मिनट में से 23 डिग्री और 51 मिनट को घटाना पड़ेगा। घटा लेते हैं। अब यहां देखो ये 20 है, 20 में से 51 नहीं घटेगा, तो
तो मैं क्या करूंगा, इस 25 डिग्री में से 1 डिग्री उधार ले लूंगा। 1 डिग्री जब उधार ले लूंगा तो 25 डिग्री में से ये बची रह जाएगी 24 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री इस 20 मिनट के साथ आके जुड़ेगी। 1 डिग्री को हम सीधे नहीं जोड़ सकते, अर्थात यूं नहीं जोड़ सकते 1 डिग्री प्लस 20 मिनट, क्योंकि ये तो डिग्री में है और ये मिनट में है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री में छोटी 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 कितनी लाइंस होती हैं, 60 लाइंस होती है, इसीलिए 1 डिग्री को बोलते हैं 60 मिनट्स। घड़ी वाला मिनट नहीं, छोटी छोटी लाइंस वाला मिनट। तो 1 डिग्री का मतलब हो गया 60 मिनट और ये हो गया प्लस 20 मिनट, तो कितना हो गया 80 मिनट। तो यहां पर अब इस 20 मिनट की जगह मैं लिख देता हूं 80 मिनट, ताकि इसको घटा सकूं। ये 80 मिनट, ये सॉरी 80 मिनट। अब जब इसको घटाएंगे तो ये आया आपका 29 मिनट्स और ये आया 1 डिग्री। इसका मतलब कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का जो अक्षांशीय विस्तार है वो या तो यूं बोल दो 1 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अर्धांश में, या यूं बोल दो 23 डिग्री 51 मिनट से 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अर्धांश में। ठीक है। दूसरा देशांतरीय विस्तार 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या तो यूं बोल दो या इनका डिफरेंस भी बोल दो। तो डिफरेंस हम ले लें 77 डिग्री 25 मिनट में से मैं घटा रहा हूं 75 डिग्री और 15 मिनट। अब यहां पर उधार लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 25 मिनट बड़ा है 15 मिनट छोटा है, तो सीधे ही घट जाएगा। ये घटेगा 10 मिनट और 77 में से 75 गए तो 2 डिग्री। तो ये देशांतरीय विस्तार आया 2 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। बैठी इतनी बात समझ में? ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब एक बार बात करते हैं कि राजस्थान के इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये वाला कितने भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, इस संबंध में 2 मान्यताएं हैं। उन 2 मान्यताओं के आधार पर हम इस पठारी क्षेत्र का अलग अलग हिस्सों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहली जो मान्यता है वो भौतिक मान्यता है, दूसरी जो मान्यता है वो स्ट्रक्चर के आधार पर अर्थात बनावट के आधार पर दी गई मान्यता है। मैं पहली मान्यता की बात करता हूं, डिटेल से समझाता हुआ बात करता हूं, उसके बाद फिर दूसरी मान्यता पर आता हूं और फिर उसकी बात करूंगा। तो पहली जो मान्यता है वो ये कहती है कि इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन से 2 भाग समझो, इसको तो मैं हटाऊं। ये जो 2 भाग हैं, ये पहला तो है आपका विंध्यन कगार भूमि, समझाऊंगा, पेशेंस से बैठे रहना। विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा जो है वो है दक्कन का लावा पठार। क्यों कहते हैं मैं समझाऊंगा, हालांकि ये दक्कन का लावा पठार नहीं है, लेकिन क्यों कहते हैं समझाऊंगा। दक्कन का लावा पठार ये कहते हैं। पहले की बात करता हूं कि विंध्यन कगार भूमि इसमें क्यों वर्गीकृत किया गया। तो अब ये विंध्यन कगार भूमि क्या है, इसके लिए आप आओ इंडिया के मैप पर। और वैसे ये चर्चा पहले भी हो चुकी है, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगी। यहां पर आ जाओ, ये एक स्टेट है बिहार। बिहार में एक जगह है आपकी सासाराम, इसके अतिरिक्त है रोहतासगढ़। सासाराम और रोहतासगढ़, यहां से कुछ चट्टानें फैली हुई हैं, यहां से फैली हुई उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में यहां तक फैली हुई हैं। ये कुछ चट्टानें फैली हुई हैं, इनको हम बोलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। क्या बोलते हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम पर यह रखा गया है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का मतलब यह हो गया कि जो विशेषता इन चट्टानों की है, यदि भारत में इस विशेषता वाली चट्टानें और भी कहीं पर मिलेंगी, जैसे यहां भी मिलती हैं तेलंगाना में, ये तेलंगाना में, तो उन चट्टानों को भी विंध्यन क्रम की चट्टानें ही कहा जाएगा। थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूं कि चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। इस संबंध में मैं पहले बता चुका हूं कि लावा था, मैग्मा था, वो जमा और जमने से चट्टानें बनी। अब भारत में जो चट्टानें हैं वो 6 अलग अलग प्रकार की चट्टानों के क्रम है, 6 या 7 प्रकार के, जैसे आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, कडप्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की, इसके अतिरिक्त गोंडवाना, टर्शरी क्रम की। तो ये इस प्रकार अलग अलग चट्टानें हैं।
इनका अर्थ क्या है, इनका तात्पर्य क्या है, पिछले वीडियोस में आप देख लेना, पूरा डिटेल से तो बात नहीं करूंगा लेकिन हल्का सा एक ओवरव्यू दे दूंगा। जैसे मानना आप कर्नाटका में गए, यहां ये कर्नाटका में गए, कर्नाटका का एक जिला है धारवाड़, और धारवाड़ में हमको कुछ चट्टानें देखने को मिली। उन चट्टानों को हमने कर्नाटका के उस जिले धारवाड़ के नाम पर ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें बोल दिया। अब भारत में जहां जहां पर उस विशेषता वाली चट्टानें मिलेंगी तो उनको हम बोल देंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो चट्टानें केवल कर्नाटका में ही मिलेंगी, वो कर्नाटका के धारवाड़ में मिली, उनकी जो विशेषताएं थी तो उन विशेषताओं के आधार पर भारत में जहां जहां मिलेंगी हम उनको धारवाड़ क्रम की चट्टानें बोल देंगे। इसी प्रकार से हमने इन सारी चट्टानों के अलग अलग क्रम दे रखे हैं, इनके नाम दे रखे हैं। इन्हीं क्रम में से एक क्रम आता है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। इतना ही बात करूंगा, ज्यादा समझना हो तो पिछले वीडियोस में जाना, वहां देख लेना। अब ये आ जाओ विंध्यन क्रम की चट्टानें। इन विंध्यन क्रम की चट्टानों की कुछ विशेषता है। एक तो विशेषता यह है कि यहां पर चूना पत्थर बहुत है, चूना पत्थर। इसके अतिरिक्त बलुआ पत्थर भी बहुत है। यह भी पिछले वीडियोस में देख लेना कि चूना पत्थर क्या है, बलुआ पत्थर क्या है, अवसादी चट्टान क्या है, कायांतरित चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान क्या है, किस प्रकार की चट्टानों से कौन सी चट्टानें बनती हैं, पिछले वीडियोस में देख लेना, है ना। तो इन चट्टानों की क्या विशेषता है, चूना पत्थर मिलेगा, बलुआ पत्थर मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहां इन चट्टानों में जो खान होंगी वहां से हीरा भी मिलता है। ये हीरा, जैसे यहां पर आइए मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही है, इसलिए हीरा मिलता है। तेलंगाना में आइए गोलकुंडा, गोलकुंडा पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश को तोड़कर जब तेलंगाना बना तो अब ये गोलकुंडा की खान तेलंगाना में आती है, तो ये भी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर चित्तौड़ में आइए, इसको मैं अलग कलर से करता हूं, ये चित्तौड़ यहां पर, तो चित्तौड़ में भी कुछ खाने हैं जैसे केसरपुरा और मानपुरा, यहां पर भी हीरा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में मैं क्या बात कर रहा था कि ये बिहार के सासाराम, रोहतासगढ़ से और राजस्थान में चित्तौड़ तक फैली हुई हैं। ये भी ध्यान रख लेना, थोड़ा सा रोहतासगढ़ की बात बता देता हूं कि रोहतासगढ़ में आमेर के जो शासक थे मानसिंह फर्स्ट, जो अकबर के सेनापति थे, और जब अकबर ने मानसिंह को इधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार बनाया हुआ था, तो वहां की सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने रोहतासगढ़ में बहुत सारे महलों का निर्माण करवाया था। यहीं पर ये चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो इनका विस्तार बिहार के सासाराम, रोहतासगढ़ से, और राजस्थान में ये जो चित्तौड़ है ना, चित्तौड़ में एक जगह है बेगू, यहां तक इनका विस्तार है। ये मैं आपको बता रहा था। फिर मैंने क्या बताया कि इन चट्टानों में चूना पत्थर बहुत है, बलुआ पत्थर बहुत है, हीरा भी हमको देखने को मिलता है। इसीलिए चित्तौड़ में जो केसरपुरा की खान है, मानपुरा की खान है, वहां पर हमको हीरा मिलता है। ठीक है, कुछ बात और समझना, ये जो चूना पत्थर है ये सीमेंट उद्योग के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। यानी जहां बहुत सारा चूना है वहां अगर आप सीमेंट की फैक्ट्री लगाते हो तो आपका फायदा ही फायदा है, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, चूना पत्थर चाहिए। इसीलिए इस बेल्ट में आपको बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रीज मिलेंगी। भले ही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आप चले जाइए या राजस्थान के चित्तौड़ में आप यहां पर आ जाइए, तो चित्तौड़ में तो वैसे भी राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का जो उत्पादन करने वाला जिला चित्तौड़ ही है। सबसे ज्यादा सीमेंट की यूनिट्स भी यहां पर लगी हुई है, क्योंकि उसका कारण क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। कुछ और बातें समझना, ये बलुआ पत्थर की मैं बात कर रहा था, तो इस बेल्ट में हमको बलुआ पत्थर भी मिलता है। राजस्थान के मैप से इस संबंध में थोड़ी सी और चर्चा मैं करना चाहता हूं कि ये चट्टानें फैलती 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 यहां तक आई, कहां तक आई, चित्तौड़ तक, यूं फैलती हुई ऐसे, और कहां से, बिहार के सासाराम से राजस्थान के चित्तौड़ के बेगू तक बलुआ पत्थर मिलता है। तो राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जो विशेष रंग के बलुआ पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे एक तो ये धौलपुर, धौलपुर में अगर आप जाओगे, इसको मैं हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। धौलपुर में जाओगे तो आपको लाल बलुआ पत्थर मिलेगा इन विंध्यन क्रम की चट्टानों के कारण, और लाल बलुआ पत्थर बहुत मिलता है। इसीलिए धौलपुर को कहते हैं राजस्थान का रेड डायमंड। रेड डायमंड क्यों कहते हैं? क्योंकि लाल बलुआ पत्थर मिलता है। देख लो, इस प्रकार की चट्टान होती है लाल बलुआ पत्थर की। ये जो है ना, ये लाल बलुआ पत्थर है, ये वाला। और ये जो है ये स्लेट है, ग्रे रंग की जो होती है, ये भी बलुआ पत्थर ही है। वापस हमारे पॉइंट पर आ जाओ, यहां लाल बलुआ पत्थर मिलेगा। करौली में अगर आप जाओगे तो ये बलुआ पत्थर आपको गुलाबी रंग का मिलेगा।
इसके अलावा अगर आप यहां बूंदी में चले गए, ये क्लियर करूं, ये बूंदी, तो बूंदी में आपको स्लेट बहुत मिलेगी, यानी स्लेटी जो बलुआ पत्थर है वो मिलेगा। भीलवाड़ा में आ जाओ तो भीलवाड़ा में बिजोलिया है, और बिजोलिया में आपको कातले बहुत मिलेंगे, ये भी बलुआ पत्थर ही है। कातले, कातले जैसे आप जानते हैं ना, ये कातले यानी पट्टियां जो होती हैं, तो वो यहां पर आपको मिलेंगी। ये किसके कारण मिल रही है? ये इस विंध्यन क्रम की चट्टानों के कारण मिल रही है। इतनी बात स्पष्ट हुई? ठीक है, तो ये हम पहली मान्यता पढ़ रहे थे, और पहली मान्यता के अनुसार हमने इसको विंध्यन कगार भूमि में विभाजित किया, इसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा था दक्खन का लावा पठार। अब दक्खन का लावा पठार क्यों बोलते हैं समझना। जब आप झालावाड़ की तरफ जाएंगे, एक मिनट मैं इसको तो रिमूव करूं पहले। जब आप यहां झालावाड़ की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको कुछ मृदा मिलेगी, वो मिलेगी काली मृदा। कैसी मृदा? यानी काली मिट्टी। ये काली मिट्टी कैसे बनी है? बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से। अभी स्पष्ट कर दूंगा सारा ना, कौन सी चट्टानों के अपर्दन से? बेसाल्ट। अब इसी प्रकार की ये जो काली मृदा है, ये भारत का जो दक्खन का लावा पठार है वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर भी बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से काली मृदा बनी। तो ये क्या है थोड़ा सा समझना एक बार। मैं लेके चलता हूं इंडिया के मैप पर आपको फिर से। ये भारत का एक मैप है जिसमें भारत के कुछ पठार बताए हुए हैं, और इन्हीं पठारों में एक ये पठार है दक्खन का लावा पठार। अभी मैं बात करूंगा काफी डिटेल से। ये दक्खन का लावा पठार जिस पर मैं रेड पेन से आउटलाइन कर रहा हूं, इस पठार का मुख्य रूप से जो विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन महाराष्ट्र के अतिरिक्त ये इधर गुजरात में भी फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, और नीचे इसका कुछ भाग कर्नाटका में भी आता है, और यहां ये हो गया महाराष्ट्र। अब ये दक्खन का लावा पठार कैसे बना, और इसकी तुलना हमने राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र से क्यों कर दी पहली मान्यता के अनुसार, तो थोड़ा सा समझना। थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा, क्योंकि चट्टान कैसे बनती है और ये दक्खन का लावा पठार कैसे बना, ये पिछले वीडियोस में बता चुका। पृथ्वी की ये कुछ प्लेट्स होती हैं, हमको पता है, और इन प्लेट्स के नीचे मैग्मा होता है, अर्थात चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। ये मैग्मा क्या होता है? इन दरार में से ये बाहर आ गया, ज्वालामुखी से भी बाहर आता है और दरार से भी बाहर आता है। तो यूं समझना है ये दो प्लेट्स हैं पृथ्वी की, और ये इनमें दरार हुई, दरार के कारण इस दरार से मैग्मा बाहर आ गया। मैग्मा बाहर आया तो उसको हमने क्या बोला? लावा। अब ये लावा ऊपर आकर धीरे 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 फैलता गया और जमता गया, और जमने के कारण ठंडा हो गया। अब ये लावा जब ऊपर आकर जमा और जमने के बाद जब ये ठंडा हुआ, तो यहां पर इस दक्खन का ये जो लावा पठार बना, यहां कुछ चट्टानें बनी, और वो चट्टानें थी बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टान? बेसाल्ट। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जब ये बेसाल्ट चट्टानें टूटी, अर्थात इनका अपर्दन हुआ और अपक्षय हुआ, तो उसके कारण इन बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनी, काली मृदा बनी। बात आई समझ में? और ये काली मृदा हम जानते हैं कि कपास की खेती के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए, मूंगफली की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं। तो ये काली मृदा, इसी प्रकार की ये काली मृदा हमको यहां पर झालावाड़ के इस पठार में यहां देखने को मिलती है। तो इस प्रथम मान्यता के अनुसार हमने दक्खन का लावा पठार से इसकी तुलना की, क्योंकि इस प्रकार की विशेषताएं दक्खन के लावा पठार में भी हैं और इसमें भी हैं। अब थोड़ा सा समझना, हम भारत के इन पठारों की बात कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत चर्चा मैं और करना चाहता हूं। ये जो राजस्थान का पठार है, हाड़ौती का पठार, ये अप्रत्यक्ष रूप से आप इसको प्राय द्वीपीय पठार का भाग बोल सकते हो। ये एक नाम आया प्राय द्वीपीय पठार। ये क्या है? ये प्राय द्वीपीय पठार ये क्या है समझना एक बार। ये है भारत, एक मिनट, ये है भैया भारत, और भारत का ये हिस्सा जहां पर मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं, ये भारत का जो हिस्सा है ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो वो स्थलखंड या वो जमीन का टुकड़ा जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। और भारत के इस प्रायद्वीप भाग में, अर्थात इस प्रायद्वीपीय भारत में
यहां पर 1 मिनट, इस प्रायद्वीपीय भारत में यहां पर ये राजस्थान का ये भाग आ गया, तो यहां और ये मध्य प्रदेश, यहां पर ये पठार स्थित है जिसको हम बोलते हैं मालवा का पठार। और इस मालवा के पठार में ही ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला जिसको मैं रेड कर देता हूं एक बार, यही है वो भाग जो राजस्थान में स्थित है, जिसको हमने कहा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, या जिसको हमने कहा हाड़ौती का पठार। तो ये हाड़ौती का जो पठार है, ये इस पूरे मालवा के पठार का उत्तरी या उत्तर पश्चिमी भाग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, इस मालवा के पठार के इस और एक और पठार स्थित है, उसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार, और ये हो गया आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर ये हो गया आपका दक्कन का लावा पठार। ये दक्कन जो इधर गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और इधर कर्नाटका में भी कुछ भाग आता है। नीचे आओगे तो यहां जो पठार है वो है कर्नाटका का पठार। इधर अगर आप आओगे तो ये है तेलंगाना, वो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया, तो यहां पर एक पठार है तेलंगाना का पठार। यहां अगर आओगे उड़ीसा की ओर तो यहां पर एक पठार है दंडकारण्य का पठार। यहां पर अगर आओगे ये आपके झारखंड की तरफ, तो यहां एक और पठार है जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। यहां पर अगर आओगे तो इस जगह आपका एक पठार है जिसको बोलते हैं शिलोंग का पठार। कहने का अर्थ ये था कि ये सारे जो पठार हैं ये तीनों ओर से सागर से घिरे हुए हैं, अर्थात ये प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं, इसीलिए इन पठारों को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग। और हमारा जो हाड़ौती का पठार है वो भी मालवा के पठार का ही भाग है, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही हिस्सा है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय की बात हो गई तो थोड़ा सा द्वीप भी समझ लेना। द्वीप क्या है? प्रायद्वीप तो समझ में आ गया ना, प्रायद्वीप यानी वो हिस्सा, वो स्थलखंड जो तीन ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है, वो प्रायद्वीप। लेकिन यदि आप यहां पर आओगे तो यहां अंडमान और निकोबार है, और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वो स्थलखंड या जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं द्वीप। तो ये बात समझ में आई, द्वीप क्या है और प्रायद्वीप क्या है। अब इंडिया के दूसरे मैप पर आओ। ये सारे पठार मैंने आपको बताए, ये भारत का पूरा हिस्सा है। ये इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, तो ये सारा प्रायद्वीपीय हिस्सा हो गया। और ये सारे पठार कौन से हो गए? प्रायद्वीपीय पठारी भाग हो गए। अब इन पठारों के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो एक बार अब इस मैप में देख लो। ये है आपका मालवा का पठार, और इस मालवा के पठार का ये वाला जो भाग है, उत्तरी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग, यही तो है हाड़ौती का पठार, या जिसको हम दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र बोलते हैं, या जिसको हम पाथर या ऊपरमाल बोलते हैं। ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार, और ये हो गया आपका बघेलखंड का पठार। और तीनों पठार देखो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इधर अगर आप आओगे तो ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार, जो खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, झारखंड का जो हिस्सा है उसको भारत का रूर, क्योंकि रूर एक जगह है जर्मनी में जहां बहुत सारे खनिज हैं, और भारत में वो इतने खनिज कहां पर हैं? झारखंड में, इसीलिए झारखंड को कहते हैं भारत का रूर। ये वाला जो पठार है ये हो गया आपका दक्कन का लावा पठार। इसके नीचे ये हो गया आपका कर्नाटका का पठार। इधर ये आओगे तो ये हो गया तेलंगाना का पठार, और यहां पर ये हो गया आपका उड़ीसा की ओर दंडकारण्य का पठार, और ये हो गया आपका शिलोंग का पठार। अब इन बाकी पठारों के संबंध में तो हम बाद में बात करेंगे जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अभी हमारा जो विषय है वो राजस्थान चल रहा है, तो हम वापस अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आई कि प्रथम जो मान्यता है, इस प्रथम मान्यता के अनुसार हमने हमारे राजस्थान के इस पठारी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करके पढ़ा। क्लियर? ओके। अब दूसरी मान्यता की बात करते हैं, और दूसरी मान्यता यह कहती है कि यहां बनावट के आधार पर राजस्थान के इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को आप 5 भागों में विभाजित कर सकते हो। तो दूसरी मान्यता जो है वो बनावट के आधार पर है, अर्थात यहां पर कैसी इसका कैसा फिजिकल स्ट्रक्चर है, उस आधार पर दूसरी मान्यता हमको इन भागों को वर्गीकृत करती है। तो कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? पहला हो गया आपका पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र, एक एक हिस्से को लिखता हूं, उसको समझाता हूं, फिर दूसरे पे आता हूं। यहां पर यह पूरा पठारी क्षेत्र है।
इस पठारी क्षेत्र में अगर आप इस हिस्से में आएंगे, ये बूंदी का और ये कोटा का, तो यहां पर आपको कुछ पहाड़ियां नजर आएंगी, ये पहाड़ियां नजर आएंगी। और ये पहाड़ियां आधे चांद की शेप में है, इस प्रकार से। आधा चांद होता है ना, ऐसा, ऐसी शेप में। तो इन पहाड़ियों को हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जो हमको दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत कोटा और बूंदी जिले में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इन पहाड़ियों में सबसे पहले बूंदी जिले की जो पहाड़ियां हैं उनकी मैं बात करता हूं, उनकी क्या विशेषता है। तो यहां जब बूंदी जिले में आएंगे तो इन पहाड़ियों में आपको कुछ नाड़ या दर्रे देखने को मिलेंगे। नाड़ या दर्रे पहाड़ी क्षेत्र में वो तंग रास्ते या संकरे रास्ते होते हैं जिनके संबंध में पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। तो तंग रास्तों को या संकरे रास्तों को हम नाड़ या दर्रे कहते हैं। यहां मुख्य 4 आपको नाड़ या दर्रे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? जैतवास, एक मिनट, रामगढ़, पहले भी बता चुका हूं टेक्निक के माध्यम से, खटखड़ या जिसको हम खटगढ़ भी बोलते हैं, और लाखेरी। ठीक है, ये बूंदी में हमको ये 4 दर्रे देखने को मिलेंगे। और यहीं बूंदी की जो सबसे ऊंची चोटी है इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत, वो है सतूर। ये है सतूर, जिसकी एवरेज हाइट है टॉप हाइट है 353 मीटर। ये चोटी है यहां पर, जिसकी हाइट है सतूर, जो बूंदी जिले में है। और ये बूंदी जिले की सबसे ऊंची चोटी है इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मैं अभी क्लियर करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना। बूंदी की मैंने बात कर ली, कोटा में आओ, ये कोटा। तो यहां कोटा और कोटा से थोड़ा सा फैला के नीचे झालावाड़ तक भी आप आ सकते हो। यहां पर भी आपको ये जो पहाड़ियां मिलेंगी, ये भी कैसी हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और इनको कहते हैं मुकुंदवाड़ा की या मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, इनकी क्या विशेषता है कि एक तो ये आपके कोटा में भी फैली हुई है, एक बार इसको ब्लैक ले लें, कोटा में भी फैली हुई है और झालावाड़ तक फैली हुई है। इनकी आकृति कैसी है? आधे चांद के समान, अर्थात अर्धचंद्राकार है। इनका ढाल किस दिशा की ओर है? तो यूं है इनका ढाल, ऐसे, यानी कि दक्षिण से और उत्तर दिशा की ओर इनका ढाल है। ध्यान रखना, इन मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चंदवाड़ी। चंदवाड़ी, जिसकी हाइट है 517 मीटर। बात आई समझ में आपको? क्या बताया मैंने आपको कि दूसरी मान्यता के आधार पर बनावट की दृष्टि से हम दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं कि कहां पहाड़ दिख रहे हैं, कहां आपको मैदान दिख रहे हैं, कहां आपको ऊंची उठी हुई भूमि दिख रही है। इस आधार पर 5 भागों में विभाजित किया। इन 5 भागों में से पहला भाग मैंने आपको बताया पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत मैंने कोटा और बूंदी की पहाड़ियां ली, जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। बूंदी जिले की पहाड़ियों की बात की, बूंदी जिले में 4 प्रमुख दर्रे हैं, जैतवास, रामगढ़, खटखड़ और लाखेरी। और यहीं बूंदी में जो एक चोटी है सतूर की, जिसकी हाइट 353 मीटर है, वो इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बूंदी की तो सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन बूंदी जिले के बाद, कोटा जिले के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी तो है चंदवाड़ी, जो कोटा जिले में आती है, जिसकी हाइट है 517 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सतूर, जिसकी हाइट है 353 मीटर। ध्यान रखना, इसमें यह कंफ्यूजन मत कर देना कि साहब सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है, वो अरावली सीरीज की सबसे ऊंची चोटी है। मैं क्या कह रहा हूं, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी तो वो चंदवाड़ी है और दूसरी है सतूर। चंदवाड़ी कोटा में आती है और सतूर बूंदी में आती है। क्लियर? ठीक है। अब इसके संबंध में थोड़ी सी मुझे और बात करनी पड़ेगी, इनको तो मैं हटाता हूं। और ये जो हमारा पूरा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, इसकी सी लेवल से जो एवरेज हाइट है, पूरे इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे की, इसकी सी लेवल से जो एवरेज हाइट है वो 500 मीटर के आसपास है। कुछ जगह 500, 550 अलग अलग दिया हुआ है, 500 मीटर के आसपास है। लेकिन हमने यहां पर ये जो पहाड़ियां देखी है ना, कौन सी? कोटा और बूंदी की ये वाली पहाड़ियां जो अर्धचंद्राकार शेप में है, इन पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है, अर्थात कोटा और बूंदी की जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 से 350 मीटर के बीच देखने को मिलती है। 300 से
और 350 मीटर के बीच में देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक है। एक बात और समझ लेना, ये जो पूरा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ये सारा कंप्लीट, इसका जो एरिया है वो है 24,185 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ रहा हूं, अब इसको हटा रहा हूं। अब दूसरा भाग लेते हैं। पहला तो हो गया पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा भाग लेते हैं और दूसरा है आपका शाहबाद की उच्च भूमि। शाहबाद की उच्च भूमि, अब ये कहां पर है तो ध्यान दो, ये तो हो ही गया पूरा आपका पठारी क्षेत्र राजस्थान में, और शाहबाद की उच्च भूमि के लिए यहां आ जाओ 12 जिले के पूर्व में, ये वाला। तो 12 जिले का ये जो पूर्वी भाग है ये है शाहबाद की उच्च भूमि। और इसकी एक विशेषता है, यहां अगर आप जाओगे तो 12 में एक जगह आती है रामगढ़। रामगढ़ के आसपास की पहाड़ियां देखना, वो पहाड़ियां घोड़े की नाल के समान है। इस प्रकार से जैसे घोड़े की नाल होती है ना, यूं भाई, चांद तो क्या होता है, चांद तो इस तरीके से फैला हुआ होता है यूं, और घोड़े की नाल कुछ इस तरीके की होती है ये। तो शाहबाद की उच्च भूमि में, पूरा बोलता हूं मैं, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत शाहबाद की उच्च भूमि में, जो कि 12 जिले का पूर्वी भाग है, वहां पर रामगढ़ के क्षेत्र के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो घोड़े की नाल की आकृति की हैं। यह सवाल पूछा हुआ भी है और आपको क्वेश्चन पेपर में मिल भी जाएगा। यहां ध्यान रखना कि यहां पानी भरने से एक झील का निर्माण हो गया है और उस झील को कहते हैं परवन झील। ध्यान रखना, परवन नाम से एक नदी भी है जिसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, और यहां पर जो झील है वो है परवन झील। बात समझ में आ गई? ये दिशा जरूर ध्यान रखना, ये कौन सा हिस्सा है, 12 जिले का पूर्वी भाग है। तो ये दूसरा हिस्सा भी हो गया साहब, इस दूसरे हिस्से को भी अब हटा दो। ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका झालावाड़ पठार। झालावाड़ पठार, और झालावाड़ पठार के लिए यहां पर आ जाओ। ये झालावाड़ का ये जो दक्षिणी भाग है, काला कर देता हूं क्योंकि यहां काली मिट्टी मिलती है और इसी के कारण ही इसकी दक्कन के लावा पठार से तुलना की गई थी पहली मान्यता के अनुसार। ये झालावाड़ का दक्षिणी भाग, इसको बोलते हैं झालावाड़ पठार। इसकी विशेषता क्या है? काली मिट्टी, काली मृदा। कैसे बनी ये काली मृदा? बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से ये बनी। काली मृदा मूंगफली के लिए, गन्ने के लिए, सोयाबीन के लिए, कपास के लिए और भी बहुत सारी फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इतनी ही बात है इसकी। ठीक है, इसको हटा देता हूं, अगले क्षेत्र की बात करते हैं। तो इसके बाद अगले भाग पर आ जाते हैं और अगला जो भाग है वो है डग गंगधार प्रदेश। डग गंगधार प्रदेश, और पांचवा भी मैं लिख ही लेता हूं इसके साथ साथ, नदियों के द्वारा निर्मित मैदान। तो पांचवा हो गया आपका नदी निर्मित मैदान। दोनों की बात कर लेते हैं। पहले डग गंगधार प्रदेश की, तो झालावाड़ में ही ये भाग स्थित है और इसको कहते हैं डग गंगधार प्रदेश। कोई विशेष बात नहीं है इसके संबंध में बताने लायक। अगला जो भाग था वो था नदी निर्मित मैदान। तो ये तो हम पिछले लेक्चर्स में भी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इस क्षेत्र में चंबल नदी भी बहती है। ये चंबल नदी गई, चंबल के अतिरिक्त उसकी सहायक नदियां हैं। ये काली सिंध हो गई, काली सिंध की सहायक हो गई, ये आपकी इधर परवन हो गई। ये काली सिंध कुछ ऐसे आएगी इस तरीके से, रफली लाइन खींच रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये काली सिंध हो गई, फिर ये आपकी हो गई ये परवन नदी हो गई, ये आपकी इधर ये आहू नदी हो गई, इधर ये चंद्रभागा नदी हो गई, फिर ये पार्वती नदी हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में चंबल और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, और ये क्या करती हैं, अपने साथ में जो जलोढ़ मिट्टी लाती हैं वो जमा करती जाती हैं, और इन्हीं के कारण इस क्षेत्र में मैदानों का निर्माण भी हो गया है। तो ये दूसरी मान्यता के आधार पर जो बनावट की दृष्टि से हमको बताती है, तो इस आधार पर इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को हमने 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें, थोड़ी बहुत बातें और कर लेनी चाहिए कि वर्षा का वितरण यहां किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए मुझे अरावली सीरीज बनानी पड़ेगी। ये अरावली सीरीज झुंझुनू, फिर सीकर, फिर नागौर, फिर अजमेर, पाली का भी कुछ भाग और नीचे जाके फैल गई
और ये इधर से अरावली सीरीज हो गई हमारी, ये आ गई यहाँ पे। अरावली सीरीज के ठीक ऊपर से एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा। पिछले वीडियोस देखते रहना भैया, पिछले जो वीडियोस मैंने बताए वो देखते रहना। तो ये अरावली सीरीज के ठीक ऊपर से एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा। बता चुका हूं ना कि सम वर्षा रेखा। इस 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा का क्या अर्थ था कि यदि आप इसके पश्चिम में आएंगे तो वर्षा की मात्रा में 50 सेंटीमीटर से कमी होने लग जाएगी, अर्थात वर्षा की मात्रा, वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो घटता चला जाएगा, 50, 40, 30, 20, 10। और जब आप इस 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के इस ओर बढ़ेंगे, पूर्व की ओर बढ़ेंगे, तो वर्षा का जो वार्षिक वर्षा का जो औसत था वो 50 सेंटीमीटर से बढ़ता चला जाएगा, अर्थात 60, 70, 80, 90 इस तरीके से। तो हम ये पढ़ रहे हैं राजस्थान का ये वाला भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जो कि इस 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है। तो यहां पर वर्षा की जो मात्रा है वो 50 से ज्यादा होती है और इस क्षेत्र में वर्षा का जो औसत है वो 80 सेंटीमीटर से प्लस, यानी कि 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ये ध्यान रखना कि ये जो मैदानी क्षेत्र था ये वाला, यहां पर जो वर्षा का जो वार्षिक औसत हमको प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 60 सेंटीमीटर से और 80 सेंटीमीटर तक का। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र राजस्थान का ऐसा भाग है जो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। थोड़ी सी इस संबंध में मैं और चर्चा करता हूं कि राजस्थान में जो मॉनसून आता है, मॉनसून के आने की जो सामान्य तिथि है वो है 15 जून। सामान्य एक तिथि है, हालांकि लेट सेट भी होता ही रहता है, हमको पता है, लेकिन एक सामान्य तिथि मानी जाती है कि 15 जून को एंटर कर जाता है राजस्थान में। और राजस्थान में वर्षा के दिनों की जो औसत संख्या है वो 29 दिन मानी जाती है, 29 डेज। क्या है ये? पूरे राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या। वर्षा का दिन हम किसको बोलते हैं? जिस दिन हल्की सी बूंदाबांदी हो गई उसी को वर्षा का दिन बोल सकते हैं क्या? नहीं। जिस दिन 1/4 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए उस दिन को बोलते हैं वर्षा वाला दिन। 1/4 का मतलब हो गया 0.25 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर बारिश हो रही है, एक मिनट इसको सही लिखूं, 0.25 सेंटीमीटर से अगर किसी दिन में ज्यादा बारिश हो रही है तो उसको आप बोलते हैं वर्षा का दिन। तो ऐसे ही राजस्थान में वर्षा वाले दिनों की जो औसत संख्या है वो है 29 दिन। और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाले औसत जो दिन है वो झालावाड़ में है। यहां पर वर्षा के औसत दिनों की संख्या होती है 40। और झालावाड़ जिला ऐसा है, जिला जो राजस्थान में जिले के आधार पर सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है। यहां पर 100 सेंटीमीटर तक, कुछ जगह 95 सेंटीमीटर है, कुछ जगह 100 सेंटीमीटर, मैं एवरेज ले रहा हूं। झालावाड़ जिला है जो है ये वार्षिक 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा प्राप्त कर लेता है। तो इस आधार पर झालावाड़ जिला राजस्थान में सर्वाधिक औसतन वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। लेकिन अगर स्थान की बात करें तो स्थान के लिए यहां आ जाओ, सिरोही। सिरोही में एक जगह है माउंट आबू। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा माउंट आबू में होती है और ये लगभग 125 सेंटीमीटर से और 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अतिरिक्त सबसे कम की अगर बात करें तो जिले में आ जाओ, जिला है जैसलमेर और जिले में सबसे कम बारिश होती है, लगभग होती है 10 सेंटीमीटर तक की। और यहां वर्षा के दिनों की जो संख्या होती है वो है 5 दिन। लेकिन जिले के अलावा अगर हम स्थान की बात करें तो जैसलमेर का एक स्थान है सम गांव है, यहां पर सबसे कम बारिश होती है और वर्षा के जो औसत दिनों की संख्या वो है 0। तो मैंने क्या बताया, मैं फिर से दोहराता हूं कि दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है ये राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है और यहां औसतन वार्षिक जो वर्षा हमको मिलती है वो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलती है। ठीक है, राजस्थान में मॉनसून के आने की जो सामान्य तिथि है वो 15 जून मानी जाती है, थोड़ा लेट भी हो जाता है। और राजस्थान का झालावाड़ जो जिला है ये सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। यहां पर वर्षा के दिनों की जो संख्या है वो 40 दिन है। फिर मैंने आपको ये बताया कि वर्षा का दिन हम उसको बोलते हैं जिस दिन 1/4 सेंटीमीटर से अर्थात 0.25 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होती है उसको हम वर्षा वाला दिन बोलते हैं। और ऐसे ही वर्षा वाले दिनों की संख्या झालावाड़ में सबसे ज्यादा है जो 40 है और झालावाड़ वार्षिक औसतन 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त करता है, इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जैसलमेर है और वहां पर औसतन वर्षा
के दिनों की संख्या 5 दिन ही होती है और औसतन जो बारिश होती है साल भर में वो 10 सेंटीमीटर तक होती है। फिर हमने स्थानों की बात की, तो स्थान के आधार पर राजस्थान का माउंट आबू जो स्थान है वो सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है, जो 125 से और 150 सेंटीमीटर तक बारिश प्राप्त कर लेता है। और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो जैसलमेर का एक गांव है सम गांव, जहां पर वर्षा के दिनों की औसतन संख्या है 0 दिन। और ध्यान रखना ये जो गांव है सम, ये पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी नाम मात्र की भी वनस्पति नहीं मिलेगी। ये सम गांव पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र। अब हालांकि इससे ज्यादा अगर इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं तो ये मॉनसून वाला पार्ट आ जाएगा, अर्थात राजस्थान की जलवायु से संबंधित पार्ट आ जाएगा। तो इसके संबंध में मैं जलवायु से संबंधित जो वीडियो बनाऊं वहीं पर चर्चा करूं तो वो ज्यादा उचित रहेगा, ताकि पूरा इस विषय को वहां पर एक्सप्लेन कर सकूं। खैर, ये हमारा विषय था राजस्थान का फिजिकल डिवीजन, और फिजिकल डिवीजन में हमने दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को कंप्लीट कर लिया। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वीडियो काफी लेंथी होता जा रहा है, इसीलिए अब जो बचे कुछ विषय रह जाएंगे, भले ही थार के डेजर्ट से रिलेटेड हो, अरावली सीरीज से रिलेटेड हो, या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र या पूर्वी मैदान से रिलेटेड कोई भी विषय यदि बच गया हो, थोड़ा सा भी विषय यदि रह गया हो, तो उसको नेक्स्ट वीडियोस में मैं कंप्लीट करा दूंगा, पूरा सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है कि यहां पर कुछ योजनाएं हैं दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र से रिलेटेड, वो सारा खैर मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेता हूं, नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।